हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ES स्मार्ट क्लासेस में। आज हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 6 NCERT पर आधारित। आप लोगों को पता ही होगा कि जो कक्षा 6 से 8 या उच्च माध्यमिक स्तर का सीटेट का पेपर होता है, उसमें पर्यावरण की जगह विज्ञान वर्ग के बच्चों के से विज्ञान पूछा जाता है, जबकि जो कला वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए सामाजिक अध्ययन होता है। ये किसकी जगह होता है? पर्यावरण अध्ययन की जगह। और ये जो विज्ञान सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, ये कक्षा 6, 7, 8 की जो NCERT की बुक होती हैं उन पर आधारित होते हैं या उन्हीं बुकों से पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 की NCERT बुक का अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3। इन तीनों के वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट में आपसे पूछे जा सकते हैं। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। विज्ञान कक्षा 6। कक्षा 6 का आज हम अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 देखेंगे। उसके बाद 4, 5, 6 देखेंगे। सारे अध्याय चैप्टर वाइज हम आपको क्लियर करवाएंगे। सारे पॉइंट जिससे भी सीटेट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉइंट आपको क्लियर करवाएंगे। देखते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 है हमारा भोजन। यह कहाँ से आता है? अध्याय 1 में भोजन के बारे में है। इसमें ये सब बताया गया है कि यह कहाँ से आता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। पौधे जो होते हैं वो विभिन्न खाद्य संघटक जो होते हैं, जैसे कि अन्न या अनाज, सब्जी या फल, इन सभी के पौधे स्रोत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे व अन्य जानतो उत्पाद प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, काशी फल को हम सीताफल के नाम से जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, काशी फल को सीताफल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पौधे को 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे सरसों के बीज से हम तेल को प्राप्त करते हैं। इसकी पत्तियों का प्रयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। ये देखिए, ये है सरसों का पौधा। इसकी जो पत्तियां होती हैं इनका प्रयोग हम सरसों का साग बनाने के लिए करते हैं। मतलब इनसे साग बनाई जाती हैं और सरसों के जो बीज निकलते हैं उससे हम तेल प्राप्त करते हैं। सरसों का तेल आप लोग जानते ही होंगे। आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मूंग या चने को गीले कपड़े में बांध के रखने से वह अंकुरित हो जाता है। मूंग और चना जब भिगोकर उसे गीले कपड़े में बांध दिया जाता है तो वह अंकुरित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खियाँ फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः वह मकरंद मीठे रस को पूरे वर्ष के लिए भंडारण कर लेती हैं। मकरंद क्या होता है? मीठा रस। इसका भंडारण मधुमक्खियाँ एक ही समय में पूरे वर्ष के लिए कर लेती हैं। जो उनका मकरंद होता है वह कुछ ही समय उपलब्ध होता है। मतलब साल भर मकरंद नहीं मिलता। फूल से मधुमक्खियाँ फूल से मकरंद प्राप्त करती हैं और वह जो मकरंद होता है वो पूरे साल नहीं मिलता बल्कि कुछ ही समय पे मिलता है। तो क्या करती है मधुमक्खियाँ? उसे पूरे वर्ष के लिए एक ही साथ भंडारण कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। क्या करता है हिरन? पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तोता केवल शाकाहारी उत्पाद खाता है। यहाँ पे देखिए, तोता भी शाकाहारी है, हिरन भी शाकाहारी है। अब देखेंगे शाकाहारी जंतु कौन से होते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, हिरन आदि। गाय, हिरन आदि ये हो गए हमारे शाकाहारी। अब देखेंगे मांसाहारी कौन से होते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं। किन्हें खाते हैं? जंतुओं को। उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। शेर, बाघ हमारे हो गए मांसाहारी। सर्वाहारी देखते हैं, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कौवा, मैना आदि। तो क्या देखा हमने यहाँ पे? शाकाहारी कौन से होते हैं? गाय, हिरन शाकाहारी हो गए। शेर, बाघ मांसाहारी हो गए। कौवा, मैना सर्वाहारी हो गए। सर्वाहारी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं वह हो जाते हैं हमारे सर्वाहारी। आगे देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे अध्याय 2। इसका फर्स्ट पॉइंट है,
हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची प्रकार की सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि जो कई प्रकार के व्यंजन होते हैं ये किसी न किसी कच्ची सामग्री से बने होते हैं। अब जैसे चावल ही हम बनाते हैं तो पहले कच्चा चावल लिया जाता है, उसके बाद उसे पकाया जाता है, उसमें पानी मिलाया जाता है, ऐसे कई चीज़ों को मिलाकर बनते हैं। आगे देखेंगे, ये देखिए एक चार्ट दिया है, इसमें कुछ खाद्य पदार्थ दिए हैं और उनकी कच्ची सामग्री दी है। जैसे ये इडली में देखिए चावल लगता है, उड़द की दाल लगती है, नमक लगता है, जल लगता है, ये इनकी कच्ची सामग्री हो गई। और स्रोत, चावल का स्रोत पौधा होता है। चिकन करी में चिकन लगता है, मसाला लगता है, तेल या घी लगता है, जल लगता है। आगे है खीर में क्या क्या लगता है, दूध, चावल, चीनी, ये सब कच्ची सामग्रियां हैं, फिर इन्हें मिलाकर पकाया जाता है। तो ये हो गई हमारी कच्ची सामग्रियां। आगे देखेंगे, हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा तथा खनिज लवण होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल भी शामिल हैं। आगे हम ये सब बताएंगे आपको, कार्बोहाइड्रेट क्या, प्रोटीन क्या होते हैं, रुक्षांश, जल, ये सभी चीज़ें आगे आपको क्लियर करेंगे। ये हो गया, क्या क्या शामिल होता है, रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वे मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। एक कॉपर सल्फेट होता है और जब हम 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो वह क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट विलयन। नेक्स्ट पॉइंट है, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। कास्टिक सोडा हो गया और कास्टिक सोडा विलयन हो गया। तो 100 मिलीलीटर जल में जब हम 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल देंगे तो वह बन जाएगा कास्टिक सोडा विलयन। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, लेकिन यह रंग हम परीक्षण के उपरांत पाते हैं। जब भी किसी खाद्य पदार्थ का हम परीक्षण करते हैं तो अगर उसमें बैंगनी रंग आया है तो इसका मतलब होगा कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। नेक्स्ट है, नीला रंग या काला रंग खाद्य पदार्थों में मंड की उपस्थिति दर्शाता है, लेकिन यह भी परीक्षण के उपरांत ही होता है। जब भी किसी पदार्थ का परीक्षण करते हैं, अगर नीला या काला रंग हुआ तो वह हो जाएगा, उसमें हो जाएगी मंड की उपस्थिति, और अगर बैंगनी रंग हुआ तो उसमें हो जाएगा प्रोटीन की उपस्थिति। ध्यान दीजिएगा, बैंगनी रंग होता है और इसमें नीला और काला रंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कागज़ पर तेल का धब्बा पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर किसी भी पदार्थ को हम कागज़ में रखते हैं और उसके बाद जब उसे हटाते हैं कागज़ में तेल का धब्बा पड़ जाता है तो उससे यह दर्शाता है वह कि इस पदार्थ में वसा उपस्थित है। आगे देखेंगे, वसा और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। मतलब क्या, वो वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं, वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या कह रहा है ये, मिलती तो हमें दोनों से ऊर्जा है, लेकिन जो वास्तविकता है तो ये है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों को हम समान मात्रा में लेते हैं तो हमें वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। आगे, इसलिए वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ये दोनों से ऊर्जा मिलती है तो इन्हें ऊर्जा देने वाला भोजन कह देंगे। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिखाते हैं हम आपको। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, आलू हो गया, ये गन्ना हो गया, ये पपीता हो गया, ये तरबूज हो गया, ये आम हो गया, ये मक्का हो गया, और ये बाजरा, ये चावल, ये गेहूँ, ये सभी हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे देखेंगे, वसा के स्रोत। ये देखिए, मूंगफली, तिल, गिरी, ये सोयाबीन का तेल है, ये सरसों का तेल है, ये सूरजमुखी का तेल है,
और ये नारियल का तेल है। ये सभी हो गए हमारे वसा के स्रोत जो हमें पादप से प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे जंतु से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत कौन कौन से हैं। ये देखिए मछलियाँ हैं, ये अंडे हैं, ये मक्खन है, ये दूध है, ये घी है, ये मांस है। ये सभी हो गए हमारे जंतुओं से वसा प्राप्त होने वाले पदार्थ। तो यहाँ पे हमने देखा वसा के स्रोत, ये हो गए हमारे पादप से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत और ये हो गए जंतु से प्राप्त होने वाले वसा के स्रोत। आगे देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। किस लिए आवश्यकता होती है प्रोटीन की? शरीर की वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन को क्या कहते हैं इसीलिए? शरीर वर्धक भोजन। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं देखते हैं हम। इसमें भी देखिए ये हो गए पादप युक्त और ये हो गए जंतु युक्त। तो पादप युक्त में है हमारा राजमा, तुअर दाल, ये हो गई मूंग, मटर, सोयाबीन, ये हो गया हमारा चना। ये हो गए हमारे प्रोटीन के वह स्रोत जो पादप से प्राप्त होते हैं, मतलब जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे जंतुओं से कौन कौन से प्रोटीन के स्रोत प्राप्त होते हैं। ये देखिए हो गया अंडा, दूध, मछली, मांस, ये सभी हो गए हमारे जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन के स्रोत। आगे देखेंगे विटामिन क्या होता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत तथा मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। इसमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्या करते हैं विटामिन? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़ों आदि को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये पॉइंट हो गए हमारे विटामिन्स के बारे में। आगे देखेंगे विटामिन के स्रोत। ये हो गए हमारे विटामिन ए के स्रोत। ये देखिए इसमें दूध है, गाजर है, पपीता है, विटामिन ए के स्रोत हो गए। अब विटामिन बी के स्रोत, ये देखिए इसे लीवर कहते हैं, ये है लीवर। ये हो गया चावल। ऐसे ही विटामिन सी के स्रोत हैं अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, सभी खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। ऐसे ही हो गए विटामिन सी डी के स्रोत मछली, अंडा, दूध। इसमें भी ये देखिए लीवर एक होता है जिसमें विटामिन डी भी पाया जाता है और विटामिन बी भी पाया जाता है। आगे देखेंगे आयोडीन के स्रोत के रूप में नमक, मछली, केकड़ा आदि जैसे पदार्थों को शामिल करते हैं। किसको किसको आयोडीन में शामिल करते हैं? नमक में आयोडीन मिलता है, मछली में और केकड़ा में, इनमें आयोडीन प्राप्त होता है। फास्फोरस के स्रोत के रूप में केला और दूध जैसे पदार्थ को रख सकते हैं, मतलब केला और दूध में हमें फास्फोरस मिलता है। लोहे के मुख्य स्रोत के रूप में गाजर और सेब में लोहा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम के स्रोत के रूप में दूध और अंडा जैसे पदार्थों को रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हमारा शरीर होता है वह विटामिन डी बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। आगे देखेंगे हम रुक्षांश। रुक्षांश क्या होते हैं? रुक्षांश इन्हीं को आहारी रेशे भी कहते हैं। बताया तो ऊपर हमने आपको कि आगे हम आपको रुक्षांश बताएंगे। रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां आदि से होती हैं। जैसे सलाद, ताजे फल, दाल, आलू, ये सभी पदार्थों से रुक्षांश की पूर्ति होती है। यह हमारे शरीर का कोई पोषक प्रदान नहीं करता, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि यह है जो रुक्षांश होते हैं यह हमारे शरीर को कोई पोषक तो प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी यह हमारे शरीर का आवश्यक अवयव हैं।
रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, रुक्षांश का कार्य क्या है? वह जो हमारे शरीर में भोजन नहीं पचता उसको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? रुक्षांश करता है। इन्हीं को कहते हैं आहारी रेशे। इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा जल। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आगे देखेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन ये सभी तो रहते हैं, लेकिन इनके साथ रुक्षांश और जल भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों, उसे कहते हैं संतुलित आहार। फर्स्ट पॉइंट है भोजन को उचित प्रकार से पकाना चाहिए, नहीं तो पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, छिलका उतार कर धोने से या चावल जैसे खाद्य पदार्थों को बार बार धोने से भी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है पकाने से विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी जो होता है पकाने से गर्मी में आसानी से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। जब कोई अत्यधिक वसा युक्त भोजन करता है, उसके शरीर में अत्यधिक वसा हो जाती है तो वह व्यक्ति मोटा हो जाता है। तो वसा मोटापे का कारण होता है। आगे देखेंगे अभावजन्य रोग। क्या होता है अभावजन्य रोग? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। किन्हें कहते हैं? जब लंबी अवधि तक हम कोई पोषक तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण इनमें से किसी भी एक पोषक तत्वों की लंबी अवधि तक हमारे शरीर में अभाव रहता है तो उनके कारण जो रोग हो जाते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं इसे, किसी चीज़ के अभाव के कारण होने वाला रोग अभावजन्य रोग। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? संतुलित आहार लेकर। संतुलित आहार में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा के साथ साथ आहारी रेशे और जल का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब इन सभी चीज़ों को मिलाकर ही संतुलित आहार बनता है। नेक्स्ट है यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो व्यक्ति की वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। किसकी अनुपस्थिति में? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में। अध्याय 3 है हमारा तंतु से वस्त्र तक। अब इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे तंतु क्या होता है। धागा कई पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है जिन्हें तंतु कहते हैं। ये जो एक धागा होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि वह कई छोटे पतले पतले धागों में निकलने लगता है। एक धागा एक ही दिखता है लेकिन उसमें कई लड़ियाँ लगी हुई होती हैं, तो वह हो जाता है हमारा तंतु। प्राकृतिक तंतु क्या होता है? कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। किन्हें कहते हैं? पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो जैसे सूती, जूट, रेशमी या ऊनी तंतु, इन्हें कहते हैं हम प्राकृतिक तंतु। रेशमी तंतु रेशम के कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशमी तंतु कैसे खींचा जाता है? रेशम कीट एक होता है कोकून, उससे रेशमी तंतु खींचा जाता है। नेक्स्ट है संश्लिष्ट तंतु या इसी को कृत्रिम तंतु कहते हैं। एक हो गया हमारा प्राकृतिक तंतु और एक हो गया संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतु। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से जिन तंतुओं का निर्माण हुआ है उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। किन्हें कहते हैं? जिनका स्रोत पादप एवं जंतु नहीं है से जिन तंतुओं का निर्माण हुआ है। मतलब अपने से जिन तंतुओं का निर्माण हुआ है उनका स्रोत किसी पादप या जंतु से वह नहीं निकाले गए हैं, तो वह हो जाएंगे हमारे संश्लिष्ट तंतु, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये हो गए हमारे संश्लिष्ट तंतु। नेक्स्ट पॉइंट है कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है, काली मिट्टी होती है तथा जलवायु कैसी होती है? उष्ण होती है। आगे देखेंगे कपास। कपास बालों से कपास को हस्त चयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ये देखिए एक व्यक्ति है जो कपास ओट रहा है। इस प्रक्रिया को हम कपास ओटना कहेंगे। कपास के जो फल होते हैं वह कैसे बॉल टाइप के होते हैं, गेंद टाइप के होते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कपास बालों से कपास को
हस्तचयन विधि द्वारा अलग किया जाता है। इसके पश्चात जो उसके बीजों को अलग किया जाता है, उसमें बीज भी रहते हैं बीच में फंसे हुए, जब उनको अलग किया जाता है तो उसे कंकतन द्वारा अलग किया जाता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कपास ओटना। जूट या पटसन, यह क्या होता है? जूट को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। मुख्यतः यह भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जूट कहाँ पे भारत में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, कोई भी एक पॉइंट दे सकता है या तीनों देकर बोल सकता है, इनमें से सभी, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उगाया जाता है पटसन पादप फल को। पटसन पादप का जो फल होता है उसको पुष्पन अवस्था में काट लिया जाता है, मतलब जो पुष्प अवस्था में रहता है तभी उसे काट लिया जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। जो उनका तना होता है उसे जल में डुबोकर रखा जाता है। जब तना जल में गल जाता है तो उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। तना जब जल में गल जाएगा तो उनसे जो पटसन तंतु होंगे उन्हें हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाएगा। फिर इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो यह हमारा बन जाता है जूट, या इसी को कहते हैं पटसन। आगे देखेंगे, रेशम से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई। जितना भी कुछ हम बता रहे हैं सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ अच्छे से समझिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। तकली कुछ इस टाइप की होती है। तो किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है कताई के लिए? हस्त तकुआ का, जिसे क्या कहते हैं? तकली। ये हो गई हमारी तकली। आगे देखेंगे, हस्त से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। हाथों से जो कताई के लिए प्रयोग होता है उसके लिए एक युक्ति चरखा भी है। ये देखिए, ये एक औरत है जो चरखा की सहायता से बना रही है। इसमें धागों को फंसाकर बनाया जाता है। आगे देखेंगे, तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने को बुनाई या वीविंग कहते हैं। जब दो सेटों के तागों को व्यवस्थित करके वस्त्र बनाए जाते हैं तो उसे वीविंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। ये देखिए, करघा इस तरह का होता है। ये एक औरत है जो करघों से वस्त्रों की बुनाई कर रही हैं। आगे देखेंगे, तागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, जिनमें से दो प्रमुख हैं। कौन कौन सी प्रमुख हैं? बुनाई द्वारा वस्त्र बनाना और बंधाई द्वारा वस्त्र बनाना। नेक्स्ट है, फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। नेक्स्ट, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। कहाँ की जाती थी? नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम अध्याय 4, 5, 6 के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।